मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो आज का करंट अफेयर की शुरुआत तो बहुत दुखद है कि दिल्ली में कल जो धमाका हुआ, तो पहले तो जो लोग वहाँ पे एक्सपायर कर गए उनके लिए सिंपैथी है। आप भगवान को आत्मा की शांति दे, और प्लस जो लोग एडमिट हैं उनकी दवा चल रही है, जल्दी स्वस्थ हो। ये बहुत ही बुरा हरकत है, लेकिन ये बात है कि भारत सरकार इतनी सक्षम है कि इनसे निपट लेगी। ऐसी हरकतें होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब वही है कि कुछ देश विरोधी भारत में ही बैठे रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, अभी हम सुन रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल हो रहा है। अरे यार, इंटेलिजेंस आपको 365 दिन बचाता हुआ आप नहीं देखते हैं। 365 दिन जो हम बच जा रहे हैं तो उसको नहीं देख रहे हैं, इंटेलिजेंस एक्टिव है। लेकिन अगर एक जगह होता तो इंटेलिजेंस फेलोर हम लोग कहने लगते हैं। ना आसान होता है कह देना, लेकिन उस पर इंटेलिजेंस कार्य कर रहा है, भारत सरकार काम कर रहा है। इनको तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, राजनाथ सिंह की भाषा में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बहुत मजबूत देश है, कोई दिक्कत नहीं है इन टुच्चों से खासकर। तो दूसरी खबर देखते हैं हम। कृषि उत्पादों की निर्यात पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 30% खर्च देगी। जो भी निर्यात का पैसा आएगा 30% उस पर उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी, यानी कि देगी। या 30% देगी, या एक और शर्त है, 150 रुपये पर केजी। ठीक है, पर किलो पे 150 रुपये पर केजी पे भी छूट दे सकती है। तो दो शर्तें हैं। कौन से उत्पाद? जो कृषि और औद्योगिक उत्पाद होंगे जो उत्तर प्रदेश से बन करके जाएंगे। ये किस नीति के तहत किया जाएगा? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के लिए। तो इसी के तहत ये किया जा रहा है। तीसरी खबर देख लेते हैं हम। यूपी को मिला आरए लाइसेंस। अभी हम देखते हैं आरए लाइसेंस क्या होता है। बट द गवर्नमेंट, लाइसेंस कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार देती है। इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट लाइसेंस, एजेंसी लाइसेंस, सॉरी एजेंट लाइसेंस। ये क्या होता है? जो उत्तर प्रदेश के लोग जब विदेशों में जाते हैं कार्य करने के लिए, तो एजेंसीज होती हैं, तो उनको लाइसेंस बनता है, भारत सरकार देता है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है भारत का, जिसको ये जो है लाइसेंस मिल गया है कि अब उत्तर प्रदेश डायरेक्टली किसी भी देश में अपने निवासियों को जॉब करने के लिए भेज सकता है, डायरेक्ट। अब इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। प्रथम राज्य बन गया है, बिना किसी बाहरी एजेंसी की मदद से सीधे युवाओं को विदेश भेज सकता है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। ये कैसे होता है? कौन देता है इसके लिए अथॉरिटी? कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये लाइसेंस देता है। हाँ, अंडर द इमिग्रेंट्स एक्ट 1983, इस एक्ट के तहत ये इनको लाइसेंस मिलता है। इससे बेनिफिट क्या होगा? आप सामान्यतः सुनते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, ये इजराइल में भी जो भेजे गए उनके साथ हुआ, जापान में भी जो भेजे गए उनके साथ हुआ, कि जिस कार्य के लिए भेजे जा रहे हैं वो कार्य लोग नहीं करा रहे थे। तो जब सरकार, किसी देश का सरकार जब इन्वॉल्व हुआ डायरेक्टली भेजने में, तो उस देश की कौन सी कंपनी, उस देश की किसी एजेंसी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। अब किसी ब्रोकरेज एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार उस देश से बात करेगा, जो जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति जा रहा है वही कार्य करेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, विश्वास मिलेगा, बहुत ही अच्छी चीज है। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, अब ये स्पोर्ट्स सिटी बन जाएगा। ये स्टेडियम था, 102 एकड़ इसका जो क्षेत्रफल है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होंगी, प्रशिक्षण केंद्र होंगे खिलाड़ियों के लिए, आवास, मनोरंजन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट करेगा, खेल मंत्रालय करेगा। स्पोर्ट सिटी का मतलब क्या होता है? बहुआयामी, यानी कि मल्टी डायमेंशनल खेल परिसर, और कई खेलों के स्टेडियम, यानी कि एक ही स्टेडियम में कई खेल खेले जा सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। चिकित्सा सुविधाएं, यानी कि पहले इसको देख लेते हैं फिर उस पर और बात करते हैं। सिंगल प्लेस मल्टी फैसिलिटी, एक ही जगह पे कई सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। ऐसा दुनिया के किन देशों में देखने को मिला? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, दुबई का स्पोर्ट सिटी और कतर स्पोर्ट सिटी, ऐसे ही बीजिंग ओलंपिक सिटी स्पोर्ट सिटी, ये चाइना में है, चीन में है। तो ऐसा देखा जाता है कई देशों में स्पोर्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक ही स्टेडियम के अंदर, एक ही जगह पे जो खिलाड़ी खेलेंगे उनका आवास भी होगा, उनका चिकित्सीय व्यवस्था होगा, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, उनके मनोरंजन की व्यवस्था होगी, यानी एक ही जगह पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की। दूसरा है कि अन्य खबर देखते हैं, पांचवा, कार्निया प्रत्यारोपण।
ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ट्रांसप्लांट, जो कार्निया का ट्रांसप्लांट होता था उसमें एक अधिनियम है, मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, इसमें एक संशोधन किया जा रहा है, इसको थोड़ा सरल किया जा रहा है। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्लिनिकल स्पेकुलर ट्रांस इंस्ट्रूमेंट, इसकी अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल स्पेकुलर इंस्ट्रूमेंट, इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, यही इसमें सरलीकरण किया गया है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट होगा 2025 के नाम से आएगा, और मिनिस्ट्री कौन है? हेल्थ मिनिस्ट्री कर रहा है। कॉर्निया, इसको किस में सहयोग मिले? कॉर्निया का जो डोनेशन करते हैं, जो कॉर्निया डोनेट करते हैं उसमें सहायता मिलेगा, उसको सरल कर दिया गया है। तो ये खबर है। छठी खबर देखते हैं, ई कॉमर्स से है कि मूल देश का फिल्टर में नाम जरूरी होगा। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है, उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि अब जो भी ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनको हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें फिल्टर में एक चीज़ और होगा, हम लोग फिल्टर सेट करते हैं ना कि फ्लिपकार्ट एसेओड, अमेजॉन प्राइम, ऐसे करके फिल्टर सेट करते हैं। तो उसमें एक फिल्टर ये भी सेट होना चाहिए कि वो देश की कंट्री के आधार पर सर्च करें, या देश की कंट्री हर प्रोडक्ट पे मेंशन होना ही चाहिए। ये है। सातवीं खबर देख लेते हैं, इंडिया स्किल कंपटीशन, ये वन लाइनर टाइप के हैं, आप इसको मतलब ऐसे माइंड में रखिए, आ भी सकता है, या कहीं अगर आपको लग रहा है मेंशन करना है, कहीं एसए में, कहीं मेंस में, या प्री में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप माइंड में ऐसे रखिए। यूपी इसमें फर्स्ट पे आया रजिस्ट्रेशन में, इंडिया स्किल कंपटीशन, उत्तर प्रदेश फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में, सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। कुल मिला के बात ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो युवा लड़के हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। बाद में जिला स्तर से लड़कों को चयन करके भारत सरकार उनको ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग देने के बाद जो बड़े बड़े जो जैसे मतलब कंपनियां हैं भारत की, या बड़े बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं या मैनेजर्स हैं, उनके साथ मिलाएगी, उनको ट्रेन करेगी, स्किल करेगी, उनको जॉब दिलवाएगी। ये इसका उद्देश्य है। आठवां देख लेते हैं कि जन भागीदारी उत्सव। जन भागीदारी उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? पहले क्लियर हो जाए, उत्तर प्रदेश, सॉरी जनजाति भागीदारी उत्सव, सॉरी जनजाति भागीदारी उत्सव, ये कहाँ मनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ये किस अवसर पर मनाया जा रहा है? 150वीं बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जा रहा है। कब से कब तक मनाया जाएगा? 13 से 18 नवंबर तक। सामान्यतः देना प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे, कब से मनाया जाएगा? 13 से 18 नवंबर। कितने राज्यों में? 22 राज्य इसमें भागीदार होंगे, 600 ज्यादा कलाकार इसमें आएंगे। ये कार्यक्रम किसके तहत मनाया जाएगा, किसके तहत शुरू किया जाएगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जब हम मान लो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें जोड़ सकता है कि जनजाति भागीदारी उत्सव कब मनाया गया, क्या ड्यूरेशन था, किस कार्यक्रम के तहत मनाया गया, ये भी पूछ सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें सहयोगी राज्य का जो दर्जा है वो अरुणाचल प्रदेश को मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। तो मेन भागीदारी कौन? उत्तर प्रदेश कर रहा है। सहयोगी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और इसके बीच में यानी कि 13 से 18 के बीच में उत्तर प्रदेश में क्या होगा? सभी जिलों में जनजाति गौरव पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 15 नवंबर को सोनभद्र में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे इसी के तहत। देख लेते हैं नवी खबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से। अच्छा हाँ, चलिए इसको बता दें फिर बात करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से जो बच्चे या जो बालिकाएं पढ़ करके निकली हैं, उन्होंने कुछ बड़ा कार्य किया है, तो वहाँ की दीवारों पर और वहाँ के डिस्प्ले बोर्ड पर उनका चित्र लगाया जाएगा, उनका चित्रण किया जाएगा। किस लिए? कि जो लड़के वहाँ अभी पढ़ रहे हैं उससे इंस्पिरेशन ले, उससे सीख ले, वो पढ़े, उनके नाम को जाने। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे एक बार किसी जिले में आया था, डीएम ने वहाँ की जो लड़की टॉप की थी कुछ प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन था, उस लड़की से करा जिसने टॉप किया। ये कितना अच्छा मतलब इनिशिएटिव था, ये भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो मेरा करंट अफेयर है इसलिए टू द पॉइंट रहता है, कोई ये ना कह दे खाली वनडे के लिए है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो स्टैटिक इतना ना पढ़ ले उसमें कि अपना हम करंट अफेयर ही भूल जाए। सामान्यतः 1-1.5 घंटे क्लास में होता है, करंट अफेयर क्या था वो एक बात है, उसमें स्टैटिक पढ़ते चले गए, पता चला करंट अफेयर किस मुद्दे पे आए थे ये चीज़ भूल गया। और स्टैटिक तो याद है कि अच्छा यार ये तो पढ़ा था हमने, लेकिन करंट अफेयर नहीं याद है। ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसीलिए टू द पॉइंट कराता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या नेसेसरी स्टैटिक होता है उसको मैं वहाँ जोड़ देता हूँ।
जैसे खबर में ये नहीं था ना कि कौन सा अधिनियम के तहत ही किया जाएगा प्रत्यारोपण, ये कौन सा अधिनियम भारत में चल रहा है 1994 का, कौन, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू 1994, ये नहीं था, लेकिन मैंने करा दी क्योंकि इंपॉर्टेंट था, ये से जुड़ा था। तो इसीलिए मैं जो उससे बहुत इंपॉर्टेंट होगा जुड़ा करा दूंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। बिल्कुल टू द पॉइंट रही, 2-3 पेपर अगर 10 मिनट में देख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। 11वां देखते हैं, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये सम्मेलन शुरू हो गया है बेलगम अमेजन के क्षेत्र में, ब्राजील में हो रहा है। कहाँ पे? बेलगम में। कहाँ आता है? अमेजन, आप सुनेंगे अमेजन जंगल, उसी क्षेत्र में एक जगह बेलगम है और ब्राजील में हो रहा है। 20 नवंबर तक ही होगा। इसके अध्यक्ष जो है आंद्रे कॉर्निया डो लागो, इनका नाम है इसके अध्यक्ष के, यानी COP30 के जो अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर एक खबर छूट गई, 10वां देख लेते हैं कि देहरादून में 12 से 24 नवंबर के बीच 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगा। 140 लोग इसमें भाग लेंगे। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, इसमें भाग लेंगे 140 लोग। कब से? 12 से 16 नवंबर, देहरादून में होगा। ये ध्यान है कि 28वीं है, तो क्योंकि पेपर में आया, चर्चा में है, तो ध्यान रखिए कभी कभी कि दूसरे स्टेट का भी पूछ लेता है। 12वां देख लेते हैं हम, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, FCTC। तो इसमें क्या है कि इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है। द फर्स्ट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक ऑफ टोबैको यूज, मतलब कि दुनिया का ये पहला ऐसा ट्रीटी था जिसमें तंबाकू को एपिडेमिक यानी महामारी घोषित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 2003 में किया गया। और अप्लाई कब से हुआ? 2005 से हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि महामारी को एज अ एपिडेमिक महामारी माना गया तंबाकू यूज को 2003 में, किसके द्वारा? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए अब ये कॉन्फ्रेंस होता रहता है। इसका 17 नवंबर को कॉन्फ्रेंस होने वाला है, COP11 बोलेंगे इसको। 17 नवंबर को होने वाला है COP11, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11। तंबाकू किसान, अब इस चर्चा में क्यों आया? तंबाकू किसान संघ को बाहर रखा गया है। भारत का जो तंबाकू किसान संघ है उसने कहा था कि इसमें हम भाग लेंगे, लेकिन WHO ने इनको बाहर कर दिया कि आप भाग नहीं ले सकते हैं। इनका लॉजिक ये है, ये कहते हैं कि हम इस तंबाकू उत्पादन से हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इस आधार पे दावा कर रहे हैं कि हमको बाहर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम एक इसके बड़े पार्टिसिपेटर हैं, बड़े भागीदार हैं, तो बाहर नहीं करना चाहिए था। लेकिन WHO किस आधार पे बाहर किया कि भाई हम तंबाकू के यूज को ही एपिडेमिक महामारी कह रहे हैं, तो हम आपको बुला कैसे लें कॉन्फ्रेंस में? आप तो लॉजिक वो देंगे कि तंबाकू यूज करिए, तंबाकू को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आप उत्पादन कर रहे हैं, आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एपिडेमिक महामारी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो इसीलिए इनको बाहर कर दिया गया है। ये चर्चा में आया, तो ये ध्यान रखिएगा, FCTC बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी वर्ल्ड वाइड है ये, महामारी घोषित किया टोबैको को, तंबाकू को 2003 में, लागू हुआ 2005 में WHO के द्वारा। 13वां खबर देख लेते हैं कि PM मोदी की भूटान यात्रा में, हम लोग कल चर्चा किए थे कि मोदी जी भूटान जा रहे हैं, आज चले गए हैं वो। तो उसमें क्या है कि उद्घाटन करेंगे 1020 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शुरू करेंगे, एक इनॉग्रेशन करेंगे। वो कहाँ पे करेंगे? पुनांतरांशु एनर्जी पार्टनरशिप बिटवीन 2 कंट्रीज, यानी 2 देशों के बीच में एक एनर्जी पार्टनरशिप है ये। तो इसका नाम है पुनांतरांशु सेकेंड, इसका नाम है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।